आदाब। ये है 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और मेरा नाम अप्सा कोमल है। जैसा कि आपको बताया गया, ये खुसूसी सेशन है और ये मीडिया के हवाले से है। हर साल इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम शरीक होते हैं, इल्म अदब की बात होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि मीडिया के हवाले से बात क्यों ना हो। कुछ ना कुछ सियासत की बात भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक ओवर कर गई है सियासत तमाम मामलात को। आज का खुसूसी मौजू जो हमें बताया गया है वो है पाकिस्तान में मीडिया की तारीख़। क्योंकि हाल तो आपके सामने ही है, तो अब हम ज़रा माजी में जाएंगे। इस स्टेज पे जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, दहाइयों पर मुहित इन सब का तजुर्बा है पाकिस्तान की सहाफ़त में, पाकिस्तान के मीडिया के साथ मुख्तलिफ़ अदवार इन्होंने देखे, मुश्किल हालात भी देखे, बेहतर हालात भी देखे। मुश्किल हालात का मुकाबला किया, अच्छे हालात में भी क्रिटिकली मामलात को के ऊपर तबसरा करते रहे और रिपोर्ट करते रहे। मुल्क से नहीं भागे। अलबत्ता तो हम बात करेंगे कि कैसा रहा इनके लिए ये सफ़र जब से इन्होंने आगाज़ किया और आज जहां पाकिस्तान की सहाफ़त मौजूद है, कितना फ़र्क है उस दौर में और आज के दौर में। इस सेशन में ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ियों ने जो तहरीकें चलाईं ये आज़ादी हासिल करने के लिए कि आवाज़ उठाई जा सके पाकिस्तान के अवाम की और उन सारे मामलात के ऊपर बात की जा सके जिन पे कदगने हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे इस खुसूसी सेशन में। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सुहेल वड़ाई साहब, मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और जनाब वसअतुल्लाह ख़ान साहब। क्योंकि इस बार ख़ुसूसी तौर पर बात हो रही है कराची की, तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी मज़हर अब्बास साहब से। आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि कराची ने बुनियाद रखी पाकिस्तान की सहाफ़ती एतबार से, खा वो अखबारात हों, रेडियो पाकिस्तान हो या फिर आज जो प्राइवेट मीडिया आपके सामने मौजूद है प्राइवेट चैनल्स की शक्ल में, इन सब की बुनियाद यहाँ पे रखी गई। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है, जैसा कि मज़हर अब्बास साहब, और उनका बहुत अहम रोल रहा पाकिस्तान की सहाफ़त में। तो मज़हर साहब, अगर आप हमें बता सकें कि शहर कराची जिसका हम जश्न मना रहे हैं इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में, इस शहर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस शहर के लोगों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सहाफ़त का किस तरह, क्या अहमियत रही शहर कराची की सहाफ़त और इवन जो प्राइवेट मीडिया बाद में आया उसके एतबार से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमारा माजी था वो इंफॉर्मेशन का ज़माना था और आज फॉर्मेशन का ज़माना है। उस वक्त न्यूज़ जो थी और न्यूज़ रूम जो था उसमें एडिटर्स होते थे, उसमें न्यूज़ एडिटर्स होते थे, उसमें सब एडिटर्स होते थे, उसमें सिटी एडिटर्स होते थे। अब जो न्यूज़ आती है वो किसी ना किसी डीजी के ज़रिए आती है। जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर में पिछले साल एक किताब हमने सहाफ़ती तहरीक पर शाया की, फ्रॉम ले ऑफ टू लैशेज़, और उसी में उसका उर्दू भी वो है, और उसमें उस ज़माने के जो 50 के करीब पुराने सहाफ़ी थे उनसे तहरीरें, उस ज़माने में किस तरह तहरीक शुरू हुई जिसका नाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट था। और आप तसव्वुर करें कि ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान को बने 1 साल हुआ था और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अखबारात और रसायल 1948 में बंद किए गए। एडिटर्स गिरफ़्तार हुए, सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए, और जिसकी बुनियाद पे वहाँ जो कुछ सहाफ़ी दोस्त थे उस ज़माने में, हमारे सीनियर्स थे, जनाब M.A. शकूर साहब, जनाब असरार अहमद साहब, जनाब अहमद अली ख़ान साहब जो बाद में डॉन के एडिटर हुए, इन्होंने कहा कहीं कुछ हम सहाफ़ती जो लोग निकाले जा रहे हैं और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ कोई लड़ाई लड़ी जाए। ये वो साथी थे जो पाकिस्तान बनने से पहले भी जर्नलिज़म में ही थे। तो उन्होंने जगह तलाश की। अखबार के दफ्तर में उस ज़माने में ये इजाज़त नहीं थी कि आप वहाँ किसी किस्म की यूनियन बना पाएँ। तो इधर कराची में SM लॉ कॉलेज वो लोग गए, उनके प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा जी आप कर लें मीटिंग यहाँ एक। जिस दिन मीटिंग
का दिन मुकर्रर था। उस दिन जब गए तो कॉलेज के गेट पर ताला लगा हुआ था और प्रिंसिपल बाहर खड़े थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखें जी, मेरी तरफ से तो आपको पूरी इजाज़त है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ जो है इजाज़त नहीं दी। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है। तो ये जो ऊपर से हुक्म है ये उस वक्त से आज तक चल रहा है। उसके बाद सिंध मदरसुल इस्लाम में जाके उन लोगों ने एक मीटिंग की और फिर 2 अगस्त 1950 को खालिद जीना हॉल में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद जो तहरीकें चलीं, शायद पाकिस्तान के सियासतदान बाद में बोलते थे और जो सहाफ़ी हैं वो सबसे पहले आगे होते थे उस तहरीक में। चाहे वो तहरीक, और उसका बड़ा बुनियादी सा था कि ये मुल्क जमहूरी अंदाज में हासिल किया गया। इस मुल्क में का जो बानी था उसने उस वक्त जब जलियांवाला बाग में गोली चली और उसकी ख़बर किल करने की कोशिश की और सेंसर की, तो कायदे आज़म ने कहा कि इससे बेहतर है कि अखबार ना निकाला जाए। अगर हम उसके बाद के अदवार देखें तो उसमें, और उन्होंने फिर उसके लिए उन्होंने और उनकी अहलिया ने बाकायदा तहरीक चलाई और उस तहरीक का हिस्सा बने। फिर उन्होंने जो पहला एडिटर मुकर्रर किया डॉन अखबार के लिए, वो एक एंग्लो इंडियन था, पोर्टन जोसेफ। तो बहुत से मुस्लिम लीगियों ने कहा कि आपने इसको क्यों, ये तो कांग्रेस की तरफ इसका टिल्ट है। और कायदे आज़म ने कहा कि इस शख्स ने हिंदुस्तान के 34 के करीब अखबारात को में काम किया है और ये जब कहीं नौकरी करने जाता है तो उसकी जेब में इसका रेजिग्नेशन होता है। तो ये हर चीज़ कर सकता है, ये एडिटोरियली कभी भी किसी कोई डंडी नहीं मार सकता। और पोर्टन जोसेफ ने भी फिर जब डॉन से जब पाकिस्तान बन गया और यहाँ फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब एडिटर होकर आए और उसके बाद एक सिलसिला जो चला, तो एक तहरीक थी। ये आज जो हम मीडिया देख रहे हैं, ये मीडिया की बड़ी मुख्तलिफ शक्ल हम देख रहे हैं। जिस तरह का दबाव है आज, दबाव माजी में भी होता था। अब मैं अभी पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि जो जनूबी कोरिया में जिस तरीके से मार्शल लॉ ख़त्म हुआ वो हुआ। तो मुझे 1978 मुझे याद आ गया कि 1978 की जब तहरीक चल रही थी और सहाफ़ी गिरफ़्तारी दे रहे थे, इसी शहर में अंडरग्राउंड होते थे और फिर जिस दिन गिरफ़्तारी देनी होती थी उस दिन आते थे, गिरफ़्तारी देते थे और कोड़े लगते थे। तो पाकिस्तान के किसी भी अखबार में उसकी ख़बर नहीं छपती थी। लेकिन आज जो लोग कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया के हवाले से बात होती है, डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से बात होती है, उस ज़माने में इंफॉर्मेशन पर पाबंदी थी, लेकिन लोगों में इतना शऊर था कि हमारे 2 साथी नाज़माबाद के घर में छुपे हुए थे, दूसरे दिन उन्हें आके गिरफ़्तारी देनी थी। तो उनमें से एक शख्स गया कि यार मैं ज़रा नीचे से सिगरेट लेके आ जाऊं। तो वो सिगरेट लेने गया तो सिगरेट वाले ने ये कहा, दुकान उसने, कि भाई साहब कहीं और निकल जाओ, कुछ लोग पूछने आए थे। उन्हें ये पता था कि इन्होंने कल गिरफ़्तारी देनी है। तो लोगों में इतना शऊर था और लोग रीगल चौक पे गिरफ़्तारी दी जाती थी तो लोग वहाँ जमा हुआ होते थे। और हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं जो तस्वीरें बनाते थे वो जिस अंदाज में बनाते थे, मसावात अखबार पर पाबंदी लगी तो यहीं इसी शहर से एक मसावात दुबई निकाला गया। वो मसावात दुबई उसकी कॉपियाँ लेके वो यहाँ बनता था मसावात दुबई। उसके बाद उसका कॉपी लेके लाहौर जाते थे एक साथी बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन वहाँ के जो मेयर थे उनके प्रेस में छपता था। वो फिर ट्रेन से यहाँ लाते थे और यहाँ दूध के डब्बों में वो अखबार तकसीम किया जाता था। तो आज़ादी ऐसे ही नहीं हासिल की, लड़ाई लड़ी। आज भी पाबंदी है, कल भी पाबंदियाँ थीं। पहले लोगों को पता होता था कि कौन उठा के ले गया है, आज लोग लापता हो जाते हैं।
पहले कोड़े खाते हुए आज़ादी सहाफ़त का नारा लगता था और आज लोग मार दिए जाते हैं। पहले उनके पास से कलम बरामद होता था, आज आइज़ बरामद होती है। तो जो लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ हम कानून बना रहे हैं, वो दरअसल इंफॉर्मेशन को किल करना चाहते हैं। मज़हर साहब, मैं ये भी चाहूँगी कि आप आगे जाके उसके ऊपर तफसीली बात करें कि आज एक तकसीम भी तो है। आज ये भी कहा जाता है कि ये हमारा सहाफ़ी है, एक सियासी जमात कहती है, और किसी दूसरे को कोई दूसरी सियासी जमात का सहाफ़ी समझते हैं। क्रेडिबिलिटी और साख जो है वो बहुत मुतासिर हुई है पाकिस्तान में सहाफ़त की। तो ये क्या ये कुर्बानियों का कोई फ़ायदा हुआ जो उस दौर में दी गई? वसत साहब की तरफ मैं जाऊँगी। वसत साहब, जिस तरह मज़हर साहब ने तो अहाता किया आज के दौर का भी कि हुक्म ऊपर से ही आता था उस वक्त भी और आज भी। आज मीडिया का हाल है, चंद दिन पहले ही जो वाक़यात इस्लामाबाद में होते रहे वफाकी दारुल हुकूमत में, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, प्राइवेट मीडिया है जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो मिसाल बना हुआ था कि एक दौर में PTV पे अमरीकी सुंडी के प्रोग्राम चल रहे होते थे तो हम खामोश तमाशाई बने थे, और YouTube के ऊपर जो है वो हर तरह की खबर बिक रही थी, उस पर लोग यकीन कर रहे थे और मज़ीद बेचैनी फैल रही थी। तो अगर आप भी वसत साहब कुछ रोशनी डालें कि उस वक्त पाबंदियों के बावजूद किस अंदाज़ में पैगाम आपने अपने तजुर्बे के मुताबिक देखा कि पहुंचाया जाता हो, दिलचस्प अंदाज हो। थैंक यू सो मच। मज़हर को पहले बुलवाने में मुश्किल ये होती है कि बाद वाले मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, 50s का जो दौर था, मसलन अयूब ख़ान के आने से पहले तक का, उसमें जो जिन पे जबर होता था वो भी अंग्रेज़ी दौर के आदि नस्ल थी, जो जबर करने वाले थे वो भी अंग्रेज़ी दौर के में पैदा हुए थे और वही दौर उन्होंने देखा था। तो ऐसा लगता है कि 14 अगस्त के बाद भी एक कंटिन्यूएशन चल रही है। वही नस्ल है पिटने वाली भी और वही नस्ल है पीटने वाली भी, इसलिए कि गोरा ख़ुद तो नहीं आके पीटता था सड़कों पे, वो तो यहाँ का जो देसी सिपाही है उसको कहता था कि फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को कर दो। तो वो दोनों आदि थे, जालिम भी और मज़लूम भी दोनों। और फिर जब अयूब ख़ान आए तो हमारा भी तजर्बा नया था और उनका भी तजर्बा नया था। तो ज़ाहिर है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुकूमत करेंगे, और उनके सामने भी कोई साउथ एशिया की हद तक मॉडल नहीं था, इसलिए कि मार्शल लॉ पहले साउथ एशिया में कभी लगा नहीं था। अमृतसर में लगा था, जलियांवाला बाग का जब कत्लेआम हुआ था, उसके अलावा हमें कोई ऐसी तारीख़ नज़र नहीं आती मार्शल लॉ की। तो उनका लिए भी बड़ा मुश्किल था कि करना क्या है, आ तो गए। तो फिर ये हुआ कि चूँकि अंदाज़ा नहीं था, तजर्बा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जी फ़लाँ फ़लाँ अखबार जो है वो तो बड़ा खुल के काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे इदारे को ही उठा लो, बजाय इसके कि अखबार बंद करो, प्रोग्रेसिव पेपर्स को ही उठा लो। तो अमरोज़, पाकिस्तान टाइम्स वगैरह जो भी थे वो उस जाल में आ गए। अच्छा, सहाफ़ियों की जो नस्ल थी उस वक्त भी, और बल्कि ये नस्ल 80s तक ज़िंदा रही, वो वही थी जो जिसने 47 या 47 के फ़ौरन बाद का दौर देखा था। तो वो तो मज़ाहमत का कल्चर देख चुके थे। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट हो सकता है उस वक्त 15-16 साल के हों, कब के हों, तो उनके लिए जो मज़ाहमत करना है या पत्थर मारना या पत्थर खाना ये कोई इशू नहीं था। तो वो नस्ल जब तक 80s तक रही उसने वैसी ही मज़ाहमत की। जैसे ही क़वानीन आते थे तो वो ईंट मारते थे, तो हमारी तरफ से अगर ईंट नहीं होती तो ढेला ज़रूर मारा जाता था। ये हमें है कि मज़ाहमत ज़रूर होती थी। और अकेला सहाफ़ी नहीं मज़ाहमत कर सकता, वो तो उस ज़माने में साइकिल पे बेचारा घूमता था या जूतियाँ चटखाता था और रिपोर्टर मारे मारे फिरते थे, कोई ख़बर मिल गई नहीं मिली। उनका हौसला बढ़ाया था उनके एडिटरों ने,
उनके पीछे खड़ा होता था एडिटर कि तू ये काम करके आ, मैं देख लूँगा। तो उसको होता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो वो खड़े होने वाले कौन लोग थे? अल्ताफ़ हुसैन थे, डॉन के एडिटर थे, या फैज़ अहमद फैज़ थे, या मज़हर अली ख़ान थे, या फिर आखिरी हद तक अहमद अली ख़ान। इन लोगों को आप देख लें। जैसे वो थे चिराग हसन हसरत। चिराग हसन हसरत, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने एक पार्टी कायम की। कौन सी पार्टी थी सर? जो भी थी, अभी ये नाम याद आ जाएगा। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के एमरोज़ का एडिटर चिराग हसन हसरत। तो मियाँ साहब ने शिकायत की, मालिक ने एडिटर से, कि मियाँ अपना हसरत साहब, अब हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हमारी पार्टी भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर रही है, उसकी तो कवरेज कर दिया करें कम से कम अपने अखबार में। तो आगे से एडिटर क्या कहता है? कहता है जब वाकई कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जो कवरेज के काबिल हुई तो खबर भी लग जाएगी। ये सूरत हाल थी एडिटर की और मालिक की, और ये 80s तक डॉन में ये कल्चर हमने देखा है। तो फिर वही जो अंग्रेज़ के दौर की आदि थी नस्ल, उसके बाद जिस नस्ल की उसने तरबियत की वो इस काबिल हुई कि वो ज़िया के कोड़े खा सके। उसके बाद से हमें कोई आसार ऐसे नज़र नहीं आते कि कोई उसने कोई थर्ड जनरेशन के लिए भी कोई असासा छोड़ा हो। ज़िया के ज़माने में सहाफ़ियों के दो ग्रुप बन गए थे, लेफ़्ट का और राइट का, वो हम कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन आज ये कोई ख़बर नहीं है। आज बहुत सारे ग्रुप हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस यूजे में हूँ और किस पीएफ यूजे में हूँ, बखुदा मुझे नहीं पता। मैं हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं किस में हूँ। 2-3 में हूँ शायद मैं। अच्छा, ये जो थे पहले सहाफ़ी का मुखालफत होता था कि ये राइट का है, ये लेफ़्ट का है, होता था। जैसे बाकी माशरे में तकसीम थी, हमारे यहाँ भी तकसीम थी। आज जो मुकाबला होता है वो सहाफ़ी वर्सेस टाउट का मुकाबला है। ये एक फ़र्क पैदा हुआ है, एक जनरेशनल जो मसला आया है। अच्छा, मालिकान जो थे वो जैसे होता है ना, गाने वालों क्या एक होती है, ये तो यार ये तो ख़ानदानी गवैया है और ये जो है ये अताई है। जब तक मालिकान ख़ानदानी गवैये थे तो एक प्रोफेशनल गैरत भी थी। अब जब से अताइयों ने ख़ानदानी गवैयों को अक़लियत में तब्दील किया है तो वो स्कूल खोलने की बजाय या बिस्किट बेचने की बजाय या घी बेचने की बजाय चैनल चला रहे हैं। तो फिर उनका जो मेन जो सिंबल है वो न्यूज़पेपर नहीं है, वो चैनल नहीं है। वो चैनल और न्यूज़पेपर उनके असल कारोबार की ढाल है। तो इसकी वजह से हालात बहुत बेहतर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि है नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, हर तबके की जो अक़दार थी, मसलन भुट्टो साहब हों या मौलाना मौदूदी हों, हुसैन शहीद सोहरवर्दी हों या लियाकत अली ख़ान हों, पैसे का लालच नहीं था किसी में। मसलन ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो के ख़िलाफ़ 10 वाइट पेपर्स निकाले, 1,000 सफ़े के। तो प्रोफेसर गफूर साहब से मैंने कहा कि भुट्टो कितना करप्ट था। कहने लगे फाशिस्ट था, करप्ट तो नहीं था। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर वाकई फाइनेंशियल कोई घपला किया होता उसने तो ज़िया 11वां वाइट पेपर भी निकाल लेता। तो मैं कम से कम मेरी हद तक ये है कि भुट्टो साहब जो हैं वो पैसे के मामले में करप्ट आदमी नहीं थे। क्या आज हम इस यकीन के साथ किसी के बारे में भी कह सकते हैं? तो फिर यही चीज़ जो है हम लोगों में भी आ गई है। अब प्रेस क्लब में पार्किंग को जगह नहीं मिलती,
पहले हम लोग हसरत से देखते थे 40 साल पहले, यार 2 ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी किस्मत कब बदलेगी। तो ये हालात हो गए भाई। आप कितने सहाफ़ती यूनियंस का हिस्सा हैं, आपको ज़रूर अच्छे तरीके से याद होता अगर आपका भी किसी प्लॉट की स्कीम में नाम आता या कुरानदाजी में नाम सामने आ रहा होता। वुसत साहब, आसमा साहिबा, आपका अब एक मुख्तलिफ दौर था जब आपने आगाज़ किया। जनरल मुशर्रफ ने प्राइवेट मीडिया के हवाले से जब उस वक्त बुनियाद रखी गई और उनका जो उस हवाले से स्टांस था, एक तासुर ये दिया जाता था कि शायद जनरल साहब बहुत आज़ादी सहाफ़त जो है उसके चाहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त हो, लोगों को आज़ादी हो बात करने की। लेकिन ये इसकी क्या असल हकीकत थी उस वक्त में, क्या वजह थी कि उस वक्त प्राइवेट मीडिया बनने दिया गया और उसका क्रेडिट भी जनरल साहब जो है लेते रहे कि मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए मीडिया को। इसके बाद अब जिस तरह एडिटर के रोल की बात की गई यहाँ पर, क्या इसको आपने महसूस किया कि प्राइवेट टीवी मीडिया के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर जो मालिकान का रोल रहा, फिर उसके बाद सेठ का, और अब आज गुज़रते वक्तों के साथ हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट वाले, बिस्किट बनाने वाले और बेकरी चलाने वालों का भी जो है वो टीवी चैनल्स हैं, तो कितना उसने इफ़ेक्ट किया हमारे सहाफ़त को? बहुत बहुत शुक्रिया। बज़र साहब और वुसत साहब के बाद बोलने की गुंजाइश तो नहीं है, मगर कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो ज़रूर सामने रखने हैं। पहले जो सहाफ़त थी वो सहाफ़त थी, अब उसमें पॉपुलर जर्नलिज़म भी शामिल हो गया है। अब उसके अंदर तालियां हैं, लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। अब उसका एक नया शशका है, उसकी एक नई सेलिब्रिटी लुक है, और उस सेलिब्रिटी लुक जो है उसके अंदर हक़ाइक़ मस्ख़ भी होते हैं, हक़ाइक़ तोड़े मरोड़े भी जाते हैं। उसके अंदर आप अनपॉपुलर बात भी नहीं करते, आप गैर मकबूल बात नहीं करते। पहले हमें आमरीत का सामना था, अब हमें फिस्ताइयत का सामना है। पहले हमें फ़ौजी कॉल करते थे, अब भी करते हैं। पहले वो डराते धमकाते थे, अब भी डराते धमकाते हैं। लेकिन अब उसके साथ जो है वो फैक्टर्स और एक्टर्स बढ़ गए। अब हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो फेक न्यूज़ भी है, वो सियासी और समाजी फिस्ताइयत भी है, जिसमें कि आपके सच बोलने के ऊपर कदगन लगाई जाती है। और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आज हम आमरीतों के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, उनकी सहाफ़त के अंदर उसको प्रागंदा करने के हवाले से जो उनका किरदार था, है और रहेगा, हम उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन हम समाजी फिस्ताइयत के ऊपर बात नहीं करते। हम उन क़ुव्वतों के बारे में आज भी खामोश हैं जिनको चैलेंज करने से ना हमें लाइक्स मिलते हैं, ना हमें व्यूज़ मिलते हैं, ना ताली बजती है और ना ही लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर जर्नलिज़म है और पॉपुलर जर्नलिज़म का हम शिकार हो चुके हैं। पहले इसको तस्लीम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने जब सहाफ़त का आगाज़ किया तो रेडियो पाकिस्तान से किया, और रेडियो पाकिस्तान में सहाफ़त तो नहीं थी, उस वक्त हम प्रोग्राम करते थे। अलबत्ता ये कि ज़ुबान, बयान और अल्फाज, तलफ़ुज़, इसके ऊपर बात होती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न से किया तो पहली असाइनमेंट जो थी वो रेफ़रेंडम को कवर करने की थी मुशर्रफ साहब को। तो पहला जो बीपर दिया मैंने, तो उस पर मैंने कहा कि यहाँ तो कोई लाइनें नहीं लगी, कोई वोट नहीं देने के लिए आया। मैं लाइव थी, फ़ोन कट गया, और उसके बाद से मैं कभी टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपीयर नहीं हुई। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, वो इस बात की शायद गवाही भी देंगे। दूसरा, उसके बाद जियो टीवी आया और आज़ाद सहाफ़त शुरू हुई। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एडिटर का इदारा मिला, हमें गाइड करने वाले अज़हर अब्बास थे, हामिद मीर साहब जैसे हमारे बॉस थे, और हमें बताने वाले लोग थे कि आपने कलम कैसे पकड़ना है, बात कौन सी कहनी है। चूँकि मिनटों सेकंडों के अंदर, क्योंकि हमने अखबार से भी थोड़ा काम किया और रेडियो भी था और टेलीविज़न भी आया, और उसके बाद जब ये मीडियम आया तो इसके अंदर ये था कि बीपर देना है आपने, और 2 मिनट के अंदर आपने बीपर देना है। और यकीन कीजिए ताली उस वक्त भी बजती थी, व्यूज़ उस वक्त भी पड़ते थे। हम बाहर जाते थे, हमें लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जियो आते ही एक ब्रांड बन गया था। लेकिन वो जो ज़िम्मेदारी हमें एडिटर ने सिखाई थी, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। और फिर हमने वो भी देखा कि जब जनरल मुशर्रफ साहब का ये जो दौर था, उसमें चूँकि हर मार्शल लॉ की, हर आमरीत की एक खूबी होती है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वेंटिलेशन देता रहता है। आज़ादी इजहार जो है या कलमाए हक़ जो है वो सामने
पूछ के कहने की इजाज़त मिल जाती है, सो मालकान हों, सेठ हों, जो भी हों, वो पूछ के थोड़ी थोड़ी इजाज़त जो है वो देते रहे। यहाँ तक कि 2007 में इदारे ने सोचा कि अब जो है वो सहाफ़त जो है वो उसको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि एक मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई थी। और वो मूवमेंट भी कुछ दिन पहले किसी ने कहा पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई इनकलाब GHQ के रास्ते के बग़ैर नहीं आता। पाकिस्तान में कोई इनकलाब GHQ के पूछे बिना नहीं आता। पाकिस्तान में कोई इनकलाब जो है वो आप रावलपिंडी की इजाज़त से कलमाए हक़ आप ना लिख सकते हैं ना कह सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सरफिरे लोग हैं जो कि हर दौर के अंदर मातून ठहरते हैं, लेकिन वो अपनी बात कहते हैं और वो कहते रहेंगे। वो अनपॉपुलर बात हो सकती है, वो गैर मकबूल बात हो सकती है, उसके ऊपर लाइक्स नहीं मिल सकते, उस पर व्यूज़ नहीं मिल सकते, उसके ऊपर ताली नहीं बच सकती, मगर वो कह रहे हैं। क्योंकि वो अगर आमरीत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो फिस्तायत के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। वो आधा सच नहीं कह रहे। आधा सच क्या है कि मैं ये ज़रूर ताली बजवाऊँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर आमरीतों ने, जर्नैलों ने पाकिस्तान की सहाफ़त को दबाया, मगर आप ये नहीं कहते कि आपकी जो सियासी फिस्तायत है उसने भी सच कहने पे पाबंदी लगाई है। क्योंकि जब आप उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं, आपको गाली पड़ती है, आपके ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, आपको ताने दिए जाते हैं, आपके घरों के एड्रेस पब्लिक होते हैं, आपके घरों पे हमले होते हैं, आप वो बात नहीं कहते। माजरत के साथ आधा सच कहना हमने इस दौर में सीखा है, पहले नहीं सीखा था। और साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ एक्टर्स बढ़ गए हैं फिस्तायत के जो और आमरीत, अब अजीब सी सूरत हाल है। यानी आप एक तरफ से आपको फ़ोन आता है कि आपने कहना है कि कोई नहीं मरा, जो इस्लामाबाद में हुआ, गोली चली, कोई नहीं मरा। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सैकड़ों मरे। एक तरफ कह रहे हैं हमारी खबर चलाएं, दूसरा कह रहे हैं हमारी खबर चलाएं। वो जो बीच में 10, 12 या 14 या चले 20 कह दें वो मरे, वो आज भी तलबगार हैं इंसाफ के कि हमारा नाम तो चलाओ, हमारी बात तो करो। कोई कहता है गोली चली, कोई कहता है नहीं चली, लेकिन बीच में जो रबड़ की गोलियां चली या दूसरी गोलियां चली, इधर से चली या उधर से चली, जो ज़ख्मी पड़े हैं, जो जिनका खून निकला है, वो आज भी पुकार के कह रहे हैं कि मुझे तो अस्पताल में आके मेरा नाम तो लिख लो कि मैं ज़ख्मी हुआ हूँ, गिरा पड़ा हूँ। और एक फिस्तायत कहती है कि सैकड़ों मर गए, एक आमरीत कहती है कि कोई नहीं मरा। तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताइए कि सहाफ़त बेचारी क्या करे। सहाफ़त जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम हो गया है। सहाफ़त जो है वो अभी सोशल मीडिया पे आपने बात की कि सोशल में, बस आखिरी जुमले, कि सोशल मीडिया के ऊपर हर खबर आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं आता। मैं बहुत अदब के साथ, बहुत अनपॉपुलर बात होगी, सोशल मीडिया पे झूठ की भी आज़ादी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच ना कहने की आज़ादी है। अब इन दो बीच में जो ये पुले सरात है, इस पे से गुज़र के हमने सच कहना है। और हमें मज़हर साहब जैसे लोग, हमारे वुसत साहब जैसे लोग, जो हमारे उस्ताद हैं सुहेल वड़ाई साहब जैसे लोग, वो कहते हैं अपनी बात कह दें किसी भी तरीक़े से, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं होती। जब आप अपनी बात कहते हैं, आपको अल्फाज आपके पास आते हैं, तो उसमें आपके उस्तादों और आपके लिखने वाले, आपको बताने वाले, आपके एडिटर्स का बहुत बड़ा किरदार है, जो कि अब नहीं रहा। इसलिए अब सब आज़ाद है। और इस आज़ादी की वजह ये है कि फिर भी हमें कदगने कबूल नहीं है, क्योंकि आज़ादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। आज़ादी ये आज़ाद करेगी। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने से आप आवाज़ें नहीं बंद कर सकते, VPN बंद करने से आप किसी को सच कहने से नहीं रोक सकते। लिहाजा आज़ादी ही वो पहली शर्त है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का या ज़िम्मेदारी का इजाफ़ा करेगी। पहले सियासत से मंसूब किया जाता था कि इनको लाशें चाहिए होती हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है कि हमने कुछ अर्सा पहले, जिस तरह आसमा साहिबा बात करी थी, हमने देखा कि शायद सहाफ़त में भी अब लाशें जो है वो दरकार होती हैं अपनी सहाफ़त दिखाने के लिए, चमकाने के लिए और अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। सुहेल साहब, पॉपुलिज़म का जो बात की आसमा साहिबा ने, इस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। यानी आम अल्फाज में तो ये है कि जो लोग ज़्यादातर लोग सुनना चाह रहे हों, जो उनकी दिल की बात हो, वो आप कह दें और उसको आप सहाफ़त कहें और आज़ाद तज्ज़िया कहें। और साथ ही
बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे सुहेल साहब कि आप बड़े नरम अंदाज में अपनी बात करते हैं, लेकिन बहुत ही सख्त बात भी आप कह रहे होते हैं। मालूम देखने से या लहजे से अंदाज़ा नहीं होता है, आपकी अगर कॉलम भी पढ़ा जा रहा हो तो आपके अल्फाज का चुनाव। तो क्या आपके ऊपर भी पाबंदियों का आपको सामना रहा, या आप अपने अल्फाज के जादू से चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाते थे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मज़हर अब्बास साहब, वसअतुल्लाह ख़ान साहब और आसमा शिराज़ी आज मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं है और मुझे लेकिन इनसे शदीद इख्तलाफ है, और इनके इंतहाई एहतराम के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान जिस हालत को पहुँचा है, इसमें हम सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ 11 अगस्त 1948 की जो तकरीर थी वो अखबारों में क्यों शाया नहीं हुई? अखबारों में उसका मतलब क्यों शाया नहीं हुआ? किधर थे एडिटर, किधर थे सहाफ़ी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली असम्बली तोड़ी, उस दिन सारे अखबारों ने तारीफ़ के एडिटोरियल क्यों लिखे? कौन सी आज़ादी थी ये? आप उस वक्त भी टोडी थे, आज भी टोडी हैं, हम भी टोडी हैं। तो बात यह है कि ये मुल्क ऐसे ही आज उन हालात तक नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है कि या तो आप तकरीर कर लें या मुझे करने दे दें। जी, कोशिश करेंगे आखिर में सवालात बाकायदा तौर पे आप लोगों के होंगे। हाँ, लेकिन ये तो मुनासिब नहीं है साहब, आप कंटिन्यू कि करें। तकरीर के दौरान ही आप तकरीर शुरू कर दें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस दिन अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, बदकिस्मती से उस दिन किसी एक अखबार के एडिटोरियल में उसको कंडेम नहीं किया गया, सब ने उसको वेलकम किया। क्यों किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल में किस अखबार ने उसकी मुखालफत की? किसी ने नहीं। ये लोग अलग हैं, ये जो 3 लोग हैं, इसलिए ये मेरा मौजूए बहस नहीं है। सवाल तो ये है कि मजमूई तौर पर अदालत ने, मजमूई तौर पर फ़ौज ने, मजमूई तौर पर मुआशरे के तमाम तबकात ने जिस तरह का ज़वाल की तरफ हमारा सफ़र जो है उसको धक्का दिया, उसमें हम भी पीछे नहीं रहे। मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ और कहता हूँ कि आज की सहाफ़त उस सहाफ़त से बेहतर है। ये आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन गुजारिश ये है कि क्यों? सवाल ये है कि आज आपको हर नुक्ता नज़र मिल जाता है, सोशल मीडिया पे मिल जाता है, मीडिया पे मिल जाता है। उस वक़्त सिर्फ एक नुक्ता नज़र मिलता था जो हुकूमत चाहती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। आज आपको अपनी मर्ज़ी का चैनल, अपनी मर्ज़ी का सोशल मीडिया, आपको मुख्तलिफ आरा अगर आप देखना चाहें तो वह सब मुयस्सर है। तो मैं समझता हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ जो है और मुख्तलिफ आरा वो ज़्यादा बेहतर आज़ादी है, बजाय सिर्फ एक नुक्ते की आज़ादी कि आप एक ही राग गाएं, आप एक ही साज बजाएं, आप एक ही गाने के बोल दोहराएं। नहीं, मुख्तलिफ गाने, मुख्तलिफ साज, मुख्तलिफ राग, जो आपको अच्छा लगता है वो सुन लें, आपके पास वैरायटी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बावजूद पाबंदियों के हमारे पास फ़ौज की पाबंदियाँ हैं, जैसे अभी कहा आसमा शिराज़ी साहबा ने, सकाफ़ती पाबंदियाँ हैं, मजहबी पाबंदियाँ हैं, तहजीबी पाबंदियाँ हैं, हमारी घरेलू पाबंदियाँ हैं। कितनी कितनी पाबंदियाँ हैं जिनसे हमको गुज़रना पड़ता है। मैं किसी एक्टर से सवाल कर लूँ तो मेरी बीवी लड़ती है, मैं किसी आलम दीन से सवाल कर लूँ तो मजहबी तबकात लड़ते हैं, मैं किसी सियासतदान से लड़ूँ, सियासतदान से बात करूँ तो वो उस सियासी पार्टी वाले गाली निकालते हैं। किसी पे तनकीद के 2 अल्फाज लिख दिए जाएं तो वो कहते हैं ये हमारा मुखालिफ है, ये तो लिफाफी है। तो बुनियादी बात यह है कि इसके बावजूद आज आपको पाकिस्तान के हालात जानने के लिए मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आप में से किसी को ना BBC सुनने की ज़रूरत है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका सुनने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से पूरी कहानी जान सकते हैं। जब तक ये आज़ाद मीडिया नहीं आया था, मुझे बचपन में याद है हम रात को BBC सुना करते थे, हम ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, हम बाहर के रेडियो जो है
वो जानते थे। हम वाशिंगटन पोस्ट से पाकिस्तान के हालात जाना करते थे। अब उससे बेहतर हालात हैं। अगर आप खोज लगाएं तो आपकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। 278 लाशें हैं या 10 लाशें हैं, अगर आप चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये अगर चाहें तो इसी मीडिया से आप तलाश कर सकते हैं कि रबड़ की गोलियां चली या असली गोलियां चली। क्या हुआ, जो हमारी सबसे बड़ी मलका और हमारी रूहानी रहनुमा हैं, क्या वो वहीं खड़ी रहीं या वहाँ से चली गई, ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है। तो आप जेल में बैठे शेर के हालात जानना चाहते हैं या आप GHQ के पीछे छुपे किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फील पाकिस्तान में आपको मिल सकती है। तो बुनियादी बात यह है कि आप आज की सहाफ़त को बुरा ना कहें। हमने पिछली सहाफ़त भी देखी है और आज की सहाफ़त भी देखी है। पिछली सहाफ़त के ये रोशन सितारे तो हमारे आइडियल हैं, लेकिन जो गुमराह सितारे थे उनको हम मुस्तरद करते हैं और वो मेजॉरिटी में थे। ये तो चंद थे, तो इनको ये चंद जो थे इनकी तो चलती नहीं थी। तो भाई आज मेजॉरिटी अब लोग जो हैं वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, चाहे उन्हें गालियाँ निकालें, चाहे उन्हें जेलें भेजें। और आज का मीडिया पहले से बहुत बेहतर है, पहले के सहाफ़ियों से बहुत से आज के सहाफ़ी बेहतर हैं। लेकिन हम कोई आइडियल नहीं हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई सबसे अच्छे नहीं हैं। हम भी उसी तरह के हैं जैसे आप हैं, बस अपने आप को देख लें और हमें देख लें, बस हम वैसे ही हैं। मज़हर साहब, क्या वाकई ही बल्कि मुझसे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा था। देखिए आप ये मैं पहले बोल लूँ, इसलिए कि फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। सोहेल साहब, आप हमारे मुर्शिद हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहले जो भी मीडिया था वो उसे सरकारी मीडिया ही समझ लें। आधी सदी पहले जो भी था, प्राइवेट इदारे भी थे लेकिन वो भी ज़ाहिर है उसी ब्रैकेट में थे, सरकारी मीडिया का ही राज था और चल रहा था मामला। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आती, जब भी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के हालात ख़राब होते हैं, चैनलों को इश्तिहारात की भरमार शुरू हो जाती है। और इस मौके पे मुझे इस मौके पे मुझे हज़रत अली का एक कौल याद आ रहा है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो वो भौंक नहीं सकता। अच्छा, 50 साल पहले ये बात आपकी दुरुस्त है, सब सरकारी सहाफ़ी थे सिवाय निसार उस्मानी, मिनाज बन्ना टाइप कुछ पागलों को छोड़ के, सब जाहिर है कि अपनी नौकरी बचाते थे। आज आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर हमारे आसपास, हम चार को छोड़ के ऑब्वियसली हमारे आसपास पैरा शूटर्स हैं और उनके ऊपर पैरा ट्रूपर्स हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसे चल रहा है। ये जो हम कह रहे हैं कि जी 26 को ये हो गया, वो कह रहे हैं कि जी 400 मर गए, ये कह रहे हैं 0 मर गए, ये बात भी दुरुस्त है। जो लोग करगिल में अपने शहीदों को ऑन नहीं करते, उनके नज़दीक आप और मुझ जैसे सिविलियंस की क्या औकात है।
अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट हर दौर में इनसिक्योर रही है, तभी तो वो कवानीन बनाते हैं, तभी तो वो जकड़ते हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ इस बार नेक्स्ट लेवल है। मसलन तालिबान या बलूच अलहदगी पसंदों से इन्हें इतना खौफ नहीं है जितना डिजिटल टेररिज्म से है। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, और उसके बावजूद जितनी रस्सियाँ सख्त करते जा रहे हैं, हालांकि तुफैली मीडिया है, आपकी बात दुरुस्त है कि सब जो हैं वो सरनगू हैं, उसके बावजूद वो रस्सियाँ कसते जा रहे हैं, कसते जा रहे हैं, कसते जा रहे हैं, मगर इनसिक्योरिटी नहीं ख़त्म होके दे रही। कल तक तो नहीं होके दे रही थी कि फॉर्मेशन कमांडर्स हुकूमत को कह रहे हैं कि इनको लिए मज़ीद सख्त कवानीन बनाए जाए, यानी अब तक जो कवानीन बने हैं उनसे भी वो ख़ुद को महफूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अक्सरियत भले सरनगू हो गई हो, लेकिन कोई 4-5 ऐसे हैं जो उन्हें मुस्तकिल चुभ रहे हैं, वो उनके काबू में नहीं आ रहे, और उसकी वजह से उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो मौजूद है। ये जो सोशल मीडिया है, इसने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पलड़े बराबर कर दिए हैं। यानी मैं अगर उस बुढ़िया की तरह अपना मुर्गा दबा के गांव से निकल जाऊंगी कि ये कहते हुए कि मैं मुर्गा लेके जा रही हूँ, सुबह ही नहीं होगी, तो अब सुबह हो जाती है, और वो सोशल मीडिया की वजह से हो जाती है। अगर सोशल मीडिया 50s में होता तो भी यही सूरत हाल होती। ये तो अब आया है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एक मुतबादिल मिल गया। उस ज़माने में ज़ाहिर है हमारे पास मुतबादिल नहीं था, और अगर ये सोशल मीडिया 1979 में होता तो भुट्टो को फांसी नहीं होनी थी। तो इसमें उस नस्ल का कसूर नहीं है, था ही नहीं। जब एक दरवाज़ा ही नहीं था तो वो उसको किस तरह इस्तेमाल करती। दूसरे, उन्हें एक और सहूलत भी हासिल थी, कुफ्र के फतवे लगते थे, तब भी लगते थे, लेकिन उन पे फ़िरका परस्त भेड़ियों की तरह छोड़े नहीं जाते थे। अब ये खौफ है, हमसे ज़्यादा माशरे के दीगर तबक़ात को ये खौफ है। तो ये खौफ वक्त के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल मीडिया होने के बावजूद और बड़ा है। अच्छा, उस ज़माने में लव ट्रोलिंग किसी ने सुना ही नहीं था। अब एक आदमी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास आउटलेट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी जो रुकावटें हैं वो आधी सदी पहले के मुकाबले में वो भी बहुत पेचीदा और बढ़ गई हैं, और उनके लिए हमें नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि इनसे कैसे निजात हासिल की जाए। ऊपर से आ गई फायरवॉल, और फायरवॉल के ऊपर आ गई AI, और उसके ऊपर आ गई है डीप फेक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़हर साहब, अब जिस तरह सुहेल साहब ने बात, बड़ी हौसला अफजा बात की, उन्होंने तो कहा कि आज का जो दौर है वो ज़्यादा बेहतर सहाफ़त हो रही है, ज़्यादा खुल के बात हो रही है, लेकिन हम दो चीज़ों को कंफ्यूज तो नहीं कर देते यहाँ पर। अब जो सोशल मीडिया है वो आम शख्स के ख्यालात का इजहार करने का एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी शख्स उठे, अपने सियासी तबसरे, इस हॉल में मौजूद जितने लोग हैं इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, इस पर ज़रूर ये गाहे बगाहे कोई ना कोई जुमले अपने सियासी तबसरे के और ख्यालात का इजहार करते होंगे। तो हम दो चीज़ों को कंफ्यूज तो नहीं करते। आज़ादी राय इजहार तो है सोशल मीडिया पे, लेकिन सहाफ़त का भी क्या इसी से ताल्लुक़ है, या सहाफ़त वो है जो टीवी पे होनी चाहिए थी, हो नहीं रही? हम सब टीवी पे काम करते हैं, अखबार के एडिटोरियल में होनी चाहिए थी, लेकिन एक दिन सख्त एडिटोरियल होता है, अगले दिन साफ नज़र आता है 4 कदम पीछे हटने के लिए कोशिश की जा रही होती है अपने अल्फाज के ज़रिए। सो आप इस पे प्लीज़ रोशनी डालिए। देखिए, कल और आज में एक बुनियादी फ़र्क है। लड़ने वाले कल भी थे और लड़ने वाले आज भी हैं। कल भी दरबार होते थे, आज भी दरबार हैं, सिर्फ दरबारी बढ़ गए हैं, और वो दरबारी हम में से ही हैं।
जो ये कहते हैं कि हम गद्दार हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं, और वो हम में से ही हैं। और माजी में ऐसे लोग थे कि 1983 में जमहूरियत की जद्दोजहद हो रही थी, सिंध में लोगों का कत्लेआम हो रहा था, तो इस मुल्क के 10 सहाफ़ियों ने, जिनका ताल्लुक़, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब से था, वो सहाफ़ी भी थे, वो प्रोफेसर्स भी थे, उन्होंने बयान जारी किया कि सिंध में फ़ौज कशी को ख़त्म किया जाए, और अपनी नौकरियां गंवाईं। आज हम नौकरियां गंवाते नहीं हैं, नौकरियां हासिल करते हैं और माउथ पीस बनने को तैयार हो जाते हैं। लड़ाई कल भी थी, लड़ाई आज भी है, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं। मैंने कहा ना कि अब दरबार में बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद हाजिर हो जाते हैं। और लड़ने वाले जो थे उन्होंने 1971 में कहा था, और ये बयान मौजूद है, कि फौजी ऑपरेशन ना करो। और ये पीएफयूजे ने सबसे पहले बयान जारी किया था, और पीएफयूजे वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी कि जो मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के भी 6 महीने बाद कायम रही। और उस वक्त भी कहा गया, उस वक्त भी ऐसे एडिटर होते थे, उस वक्त भी ऐसे मालिक होते थे, और उस वक्त भी ऐसे सहाफ़ी होते थे। और उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जब मार्शल लॉ लगा और 90 रोज़ में इलेक्शन की बात हुई, तो इस मुल्क के 4 या 5-6 जय्यद सहाफ़ियों ने, मुदीरान ने, जिनका ताल्लुक़ दाएं बाजू से था, और मुझे नाम लेने में इसलिए कोई आड़ नहीं है क्योंकि उनमें से ही एक ने मेरे सामने एतराफ़ किया, जिनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, जिनमें मुस्तफ़ा सादिक साहब थे, जिनमें मोहम्मद सलाउद्दीन थे, जिनमें अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी थे। ये सब के सब पहले मजीद निज़ामी साहब के पास गए और उनसे कहा कि अगर ये इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, भुट्टो दोबारा आ जाएगा, हम पर मुसीबतें होंगी। और फिर उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ से मुलाकात की, और लाहौर में मुलाकात हुई। उसके पीछे, उस जहाँ मुलाकात हो रही थी, पीछे बेगम नुसरत भुट्टो का जलसा चल रहा था। तो जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दें, तो ज़िया-उल हक़ ने कहा कि राय अम्मा क्या कहेगी। तो उन्होंने कहा राय अम्मा तो आपके पीछे नज़र आ रही है, लेकिन अगर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो राय अम्मा हम बनाएंगे। तो इस मुल्क में हमेशा से फस्तायत भी रही है, सियासी भी और गैर सियासी भी। इस मुल्क में आमरियत भी रही है, सिविलियन भी और नॉन सिविलियन भी। लेकिन इस मुल्क में लड़ने वाले भी रहे हैं कि जो फांसी चढ़ते हुए जियो भुट्टो का नारा लगाते हुए गए। ऐसे सियासी कारकुन भी रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान का जो अलमिया है, जो फेक न्यूज़ की बात करते हैं, आज जो डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में मैं हमेशा बरमला कहता हूं, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। इसको ख़त्म कर दें अगर डिसइंफॉर्मेशन ख़त्म करनी है। ये सोशल मीडिया लोगों का एक्सप्रेशन है। सोशल मीडिया पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, सोसाइटी की पोलराइजेशन हो गई है। आपको गालियां भी पड़ती हैं। आप बलूचिस्तान में, आपको पता है सहाफ़ी किस अंदाज में काम करता है कि उसे जो कलअदम तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी धमकी मिलती है कि इस तरह हेडलाइन छपेगी, और उसे इंटेलिजेंस एजेंसी से भी धमकी मिलती है कि इस तरह हेडलाइन नहीं छपेगी। वो कहते हैं कि हम, और निशाना बनाया उन्होंने, सबसे ज़्यादा सहाफ़ी बलूचिस्तान में मारे गए। और बदकिस्मती से इस मुल्क के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके सामने एडिटर्स गए,
जब उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हुआ उन एडिटर्स पे, और उन्होंने कहा कि जी ये तो बताएं, उन्होंने कहा जी आप कलअदम तंजीमों के बयानात कैसे छाप सकते हैं? उन्होंने कहा ये रियासत मुझे बचा सकती है क्या अगर मैं नहीं बयान छापूं? तो वो बयान छापता है तो एजेंसीज उठा के ले जाती हैं और लापता हो जाते हैं, और बयान नहीं छापता तो कलअदम तंजीमें मार देती हैं। तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जी, वो नौकरी जाए ना जाए, तनख्वाह मिले ना मिले, वो अपना काम करता रहा और जान देता रहा। जो दरबारी थे वो आज भी दरबारी हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो दरबार और दरबारी में फ़र्क रह गया। जो लड़ने वाले थे वो कल भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली बस मैं इस पे बात ख़त्म करूँगा कि मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो इबारत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। आसमा साहब, अब आपने जो पॉपुलिज्म की बात की थी, मेरा जहन वहीं फंसा हुआ है, तो चाहूँगी कि क्लोजिंग कमेंट में भी मज़ीद तसल्ली आप हमारी कीजिए इस हवाले से। अब जो यहाँ पर बात हुई, इससे पहले भी बात हुई, अब एक सियासतदानों की तरफ से भी एक नेकी और बदी की जंग बना दिया गया सियासी सपोर्ट को, और बिलखुसूस वो सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट के शागिर्द रहे उनकी तरफ से ये रवैया देखा गया। जेन्युइन सियासतदान जो होते हैं वो सियासत को, इख्तलाफ राय को, हम टॉक शोज़, पॉलिटिकल टॉक शोज़ करते हैं, इस हद तक उनकी तबीयत समझ आ जाती है कि वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक खुसूसी एकेडमी से आए हुए जो लोग हैं उनको इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं, वो जाकर इस्लामाबाद के आसपास कुछ अहम जगह होती हैं वहाँ पर शिकायत भी लगा देते हैं। तो आपके ख़्याल में उस चीज़ ने पॉपुलिज्म को ज़्यादा परवान चढ़ाया कि अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो तुम नेक अच्छे इंसान हो, माशरे में तुम्हारी इज़्ज़त होनी चाहिए और तुम्हारे बच्चों से शादियां भी की जाएंगी, अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो आपके बच्चों की शादियों में भी कोई नहीं आएगा, उस सोच ने किया? या फिर ये अगैन जो आपने पहले बात की, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, और फिर यकीनन इस बहुत से अच्छे लोग भी हमारे जो बहुत से ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब के ज़रिए अपनी सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके साथ उनका माश जो है वो भी जुड़ जाता है। सो उस चीज़ ने ज़्यादा इसमें किरदार अदा किया पॉपुलिज्म को परवान चढ़ाने में इस कदर जहाँ आज मौजूद है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन सहाफ़त जब से आज़ाद हुई उसमें हालात भी बदल गए, वाक़यात भी बदल गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी तनख्वाहें भी अब चैनल्स भी देते हैं और बाकी लोग भी अच्छे तरीके से लिख के भी कमाते हैं। बहुत अच्छा ये सिलसिला है जो कि है इस वक्त भी। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि अगर कोई कहे कि भाई पहले जैसे हालात है सहाफ़ियों के, अब सहाफ़ियों के हालात बदल गए। ये भी एक बहुत तल्ख़ हकीकत है कि अब लिफाफों के अंदाज़ भी बदल गए। यानी पहले अगर लिफाफे बुला के दरबारियों को दिए जाते थे तो अब उसका एक मैकेनिज़्म भी बना दिया गया है और वो मैकेनिज़्म मौजूद है। अब एक भरपूर, अब बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकती, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स जो है वो बड़ा समझदार है कि ये जो यूट्यूब पे कमाने का ज़रिया है इसमें सब नहीं, मगर जो मखसूस जिन पे हम सब बहुत से लोग एतराज़ करते हैं वो एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर वो ब्राइब जो है वो आ रही है और उसने सहाफ़त को बिगाड़ा है। मसलन ये जो नए नए जमहूरी और नए नए हमें नज़र आते हैं जिनकी जमहूरियत, आइन पसंदी, इंसानी हुकूक पसंदी 2022 अप्रैल के बाद हमें नज़र आई है। उससे पहले वो उन्हीं के कहने पे सियासतदानों को गंदा भी कहते थे। वो कहते थे हमें फ़ाइलें दिखाई गई थी कि फ़लाना करप्ट है, मगर उन्होंने जुर्रत ना की उस वक्त पूछने की कि फ़लाना जो है वो करप्ट है और जिसकी फ़ाइल आप दिखा रहे हैं इसका मैं ख़ुद भी जाके तहकीक करूं कि ये करप्ट है या नहीं है।
फिर उनकी जमहूरियत जागी, इंसानी हुकूक जागे, उनके बाकी चीज़ें जागी, और वो उस वक्त गद्दारी के फतवे भी बांटते थे। ये सुहेल बड़ाई साहब बैठे हैं, ये मज़हर अब्बास साहब, ये वुसत साहब बैठे हैं, खुद मैं भी, हामिद मीर साहब गवाह हैं कि हमें कितनी बार गद्दार कहा गया है और आज भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा जा रहा। कितनी बार हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और आज भी लगाए जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या हम पॉपुलर जर्नलिज्म नहीं कर सकते? अब सा अपनी ये अहलियत नहीं है कि आप कोई एक आधा ट्वीट कर दें और उसके बाद फिर आप देखिए उसके बाद क्या होता है आपके साथ, है ना? ये तो खौफ से बैलेंस करती हूँ, एक एक जुमला बस यही तो ऐसी मुनाफकत से अदा करती हूँ कि बचत हो जाती। लेकिन यही तो नहीं हो पा रहा अब यही तो मंजूर नहीं है। एक कैंप कहता है हमारे पास आ जाओ, दूसरा कैंप कहता है हमारे पास आ जाओ, एक कैंप कहता है हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, दूसरा कैंप कहता है हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बीच में जो बैलेंस करके बात करता है, जो ये कहता है कि बंदे मरे हैं और जो ये कहता है कि सैकड़ों नहीं मरे हैं, और जो ये कहता है कि सैकड़ों मरे हैं, और जो कह रहा है बिल्कुल नहीं मरे हैं, जो बीच वाला है ना, जो सच कह रहा है, वो आज भी जो है वो ताइब है, वो आज भी मातून है, उसको आज भी गाली पड़ रही है। तो इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। और जो फेक न्यूज़, देखिए इसको एडमिट कीजिए कि झूठी खबर एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम ये तो कह रहे हैं कि पाबंदियां हम पे लगाई गई हैं, पूरी दुनिया में पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मैं उसकी बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन हम क्या एहतसाब करते हैं ऐसे लोगों का जो कहें कि खून की नदियाँ बह गई और 4 दिन के बाद वो ट्वीट करें कि इसकी रिजेम्बलेंस को इसके साथ ना, तशबीह को बस ऐसे ही समझा जाए? क्या हम एहतसाब हमें नहीं करना चाहिए? क्या फेक न्यूज़ मसला नहीं है कि आपने एक लाहौर के अंदर बच्ची का रेप करवा दिया, स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, आज मुझे बता दें, हम तहकीकाती सहाफ़ी, यहाँ माजिद निज़ामी बैठे हैं कहीं पे जी, इनसे पूछिए वो रेप वाली लड़की कहीं मिली कि नहीं मिली। हमने खुद फ़ोन किए हैं, हमने खुद लोगों से जाके पूछा है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसने पाकिस्तान के अंदर फसाद करवाए हैं। कल बरतानिया में आप देखिए क्या हुआ कि नस्ली फसादात शुरू हो गए और किस तरह से उन्होंने उसका तदारुक किया। तो हम जब मसलों की निशानदही करते हैं तो हमें उसका हल भी बताना चाहिए, और इसका एक बहुत आसान हल है। इसका हल ये नहीं है कि रियासत इस आड़ में, फेक न्यूज़ की आड़ में, जो सही सहाफ़त कर रहे हैं उन पे पाबंदियां लगाए, और ऐसा होगा। ये कानून उन लोगों के लिए नहीं बन रहा जो AI की तस्वीरें बना रहे हैं, वो फैसिलिटेटर्स हैं। ये कानून उनके लिए बन रहा है जो सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो तहकीक के बाद कह रहे हैं कि नहीं, गोली भी चली और बंदे भी मरे, हाँ तादाद बेशक जितनी भी है, जो कम है जो ज़्यादा है, जो सही बात कर रहे हैं। तो ये उनके लिए ये फैसिलिटेटर्स हैं, ये बेटर्स हैं, ये मददगार हैं उन क़ुव्वतों के जो कि हमेशा से आज़ादी इजहार को पाबंद करना चाहते थे। और कल ये पाबंदियां हम पे लगेंगी, हम सब पे लगेंगी, उन पे नहीं लगेंगी जो फाइलें देख के बताते थे कि करप्शन हुई या नहीं, वो जाके टीवी पे प्रोग्राम करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें इसको ज़रूर सोचना चाहिए, और ये इसका हल आप सब बड़े हमारे जो सीनियर लोग हैं इसका हल भी बताएं कि हमारे अपने इदारों के अंदर, ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, मगर आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गलत खबर चलने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे छन्नी में खबर छन के जाती है, वहाँ पे सनसनी नहीं फैलाई जाती है, वहाँ पे झूठ को फिर भी चेक किया जाता है कि भाई ये झूठ तो नहीं है। तो एडिटर का जो इदारा है उसको बहाल किया जाए, जो आमिल सहाफ़ी हैं उनको एडिटर बनाया जाए, वो जो सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग उन चैनल्स या अखबारात में काम करते हैं उन पे भी वो इदारे चेक रखें, उनके ऊपर भी पॉलिसी बनाए कि अगर वो गलत खबर वहाँ देते हैं तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो। मेरा ख्याल है कि सवाल करने के लिए हमें खुद अपने इदारों के अंदर जो है वो सेल्फ रेगुलेशन ज़रूर करना पड़ेगा। एक सिर्फ हल की बात कर रही थी, सिर्फ एक हल जो 2008 से बता रहे हैं, और मैंने ज़ाती तौर पे 2008 के बाद से जितने भी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आए हैं, जितने भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आए हैं, उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये सजेशंस भी दी और सबकी तरफ से सजेशन दी कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। मीडिया कंप्लेंट इंडिपेंडेंट कमीशन, हुकूमती कमीशन नहीं, जिसमें FIA, ISI, MI के लोग ना हों, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, जिसमें जो नोटेबल्स बैरिस्टर्स हैं वो हों, और जर्नलिस्ट माइनॉरिटीज़ में हों, क्योंकि मैं अपने ख़िलाफ़ शिकायत का खुद जज नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है
क्योंकि उन्हें डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का ज़रिया रोकना नहीं है, उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन। ऐसा ही है मन साहब, जो इस्लामाबाद के वाक़यात पे भी टास्क फोर्स बनी है, उसकी अगर आप लिस्ट देख लें कि उनमें कौन शख्सियात शामिल हैं तो वही समझा देगा सब। अब एक चीज़ जो आसमा साहिबा बात करती हैं जब सोशल मीडिया की, तो वो इस एतबार से ये बात कह रही हैं कि जो वहाँ पर ख़ुद को सहाफ़ी कहकर गलत ख़बरें फैलाकर एक हिजान की कैफियत को में हवा मज़ीद उसके अंदर वो ऐड ऑन करते रहे। लेकिन एक और पहलू भी है सोशल मीडिया का, उसने एक आम आदमी को आवाज़ दी है। जो दुनिया भर के अंदर जो ताकतवर हल्के समझे जाते हैं, उनकी आंखों को बहुत खटकती है कि एक आम आदमी है और सवाल भी करता है। तो ये इस एतबार से तो सोशल मीडिया ने ज़रूर एक नई जहद जो है वो मुतारिफ़ कराई, जिसने सिटीज़न जर्नलिज्म को भी परवान दिया, और इसको जितना सराहा जाए वो कम है। सोहेल साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका होगा, लेकिन अब आप ये फरमाइएगा कि अगर टीवी मीडिया के ऊपर और आपके जो हमारा अखबारात हैं उनके ऊपर मुकम्मल आज़ादी हो, और जो भी जीनियस लोग बैठकर ये फैसला करते हैं कि आज ट्रांसमिशन रोक दी जाए, तो लोग जो है शतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा लेंगे, उनको पता ही नहीं होगा बाहर हो क्या रहा है। सो इस सोच को तर्क किया जाए और बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी एडिटर के कंट्रोल में, डायरेक्टर न्यूज़ के कंट्रोल में टीवी और अखबारात के अंदर हो रही हो, तो उसके बाद आप समझते हैं कि वो इस फेक न्यूज़ या एक चैलेंज जो है उसका तोड़ हो सकता है? दुनिया में कोई आज़ादी आपको तोहफे में नहीं मिलती, आज़ादियाँ छीननी पड़ती हैं, और लोग ताकतवर जो आज़ाद हो उससे आज़ादी छीनते हैं। क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी आपकी आज़ादी में आपका साथ देती है या नहीं देती। मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी बात हुई सहाफ़ियों की मूवमेंट की, अभी बात हुई बड़े बड़े नामवर लोगों की, क्या मुआशरे ने उनका साथ दिया? क्या जिस दिन फ़ौज और उस वक़्त की हुकूमत ने मिल के जियो पे पाबंदी लगाई, क्या कोई मुआशरे का एक भी जुलूस निकला? क्या एक ने भी किसी स्टॉल पे खड़े होके आके हमदर्दी की आवाज़ बुलंद की? क्या किसी ट्रेड यूनियन ने, क्या किसी सोशल मीडिया फोरम ने कभी हक में आवाज़ बुलंद की? जब गालियां पड़ रही होती हैं हम सहाफ़ियों को, जब हमले हो रहे होते हैं, जब हर जुलूस के बाद अखबारात के दफ्तर पे पत्थर पड़ते थे, तो क्या किसी ने पत्थर रोकने के लिए अपने आप को ज़ख्मी किया? जब सोसाइटियाँ अपने किसी हक की हिफाजत नहीं करती, तो फिर उन सोसाइटियों का यही हशर होता है जो यहाँ हो रहा है। कोई तबका अकेला नहीं लड़ सकता। आप ये कहें कि सिर्फ सहाफ़ी लड़ते रहें, सिर्फ सियासतदान लड़ते रहें, सिर्फ जनाब फलां तब वकील लड़ते रहें, नहीं, जब वकील लड़ रहे थे तो सहाफ़ी भी साथ लड़ रहे थे। लेकिन जब हम पर कहर टूटा तो जज भाग गए, जब हम पर कहर टूटा तो अवाम भाग गए। भाई ऐसे नहीं होता। बात यह है कि जब तक ये आज़ादियाँ किसके लिए हैं? हर शख्स के लिए। अगर फ़र्ज़ करें आपको इतलात ही ना मिले तो आज किस तरह आप बाखबर होते। लेकिन ये आज़ादी का जो हक है इसका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। आप ये कहें कि बस 4 लोग फांसी चढ़ गए, बस वो जाने और वो जाने, नहीं, उन 4 लोगों की फांसी घाट पे जाके फूल चढ़ाने पड़ते हैं। फ़लस्तीन क्यों आज तक लड़ रहा है? कभी उनके कब्रिस्तान जाके देखें कि उनके कब्रिस्तानों में मेले हैं। आज भी उनके कब्रिस्तान में इस तरह से हजूम होता है, वहाँ फूल हैं, वहाँ नाम हैं, वहाँ बच्चे हैं, वहाँ लोगों का रश है। तो सोसाइटियाँ जब तक मुआशरे के सच बोलने वाले लोगों का साथ नहीं देती, वहाँ आज़ादियाँ नहीं रहती। सुकरात अकेला था, सुकरात ज्यूरी में हार गया। सुकरात के साथ सिर्फ 4 बंदे थे एथेंस में जिन्होंने साथ दिया, लेकिन यूरोप ने उन 4 बंदों का, उन 5 बंदों को, सुकरात को ज़िंदा रखा। सारे एथेंस की ज्यूरी जिसने सुकरात को जहर के प्याले की सज़ा दी थी, उनके नाम तारीख़ से मसख कर दिए, किसी का नाम नहीं मिलता। बुनियादी बात यह है, सुकरात का नाम ज़िंदा है, यहाँ किसका नाम आप ज़िंदा करते हैं? जो बेचारा फांसी चढ़ जाता है, जो बेचारा जेलें भुगतता है, जो बेचारा नौकरी से जाता है, क्या किसी ने उसके घर पे जाके फूल चढ़ाए हैं? क्या किसी ने उसके घर पे दस्तक दी है? क्या कभी सोसाइटी ने उसको दिलासा दिया है? आप चाहते हैं सब अकेले अकेले मर जाएं? मर जाएंगे हम तो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर याद रखिएगा सोसाइटी भी मर जाएगी,
और हम उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह तो रहे थे कि आखिर में सवाल जवाब के लिए वक्त मिले, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपके जहनों में अगर कोई सवाल हो तो उसके जवाब इस पैनल की तरफ से आया होगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।